नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन जो कि मई महीने की है और जिसमें मार्च महीने का पूरा करंट अफेयर्स जो है वो कवर किया गया है, उसको तैयार करेंगे। दोस्तों, अचूक मार्ग सामग्री क्लास 1-2 दिन लेट है, इसलिए चिंता ना करें। इसके बाद अगली वीडियो उसी की आपको उपलब्ध करा दूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी। सबसे पहले राज्य समाचारों को देखेंगे और उसमें भी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। कोई 2 मैगजीन पकड़ के चलिए, काम हो जाएगा। जैसे हम लोग अचूक मार्ग सामग्री कर रहे हैं और इधर से ये मैगजीन कर रहे हैं, तो ये 2 पर्याप्त हैं। इसके बाद परीक्षा से पहले हम लोग आँख वाली दृष्टि कर लेंगे या फिर घटनासार कर लेंगे, बस उतने में काम हो जाएगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। पहला सवाल किसने दी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। कब दी है दोस्तों, तो 5 मार्च 2024 को दी है। और इसमें लक्ष्य रखा गया है क्या दोस्तों, 2028 तक। तो आपको ये 2028 भी याद रखना है। 10 लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का, तो 2028 तक 10 लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में उर्वरक, पेट्रोकेमिकल और स्टील प्लांट आदि में होता है। तो ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो पॉलिसी घोषित हुई है उसकी अवधि कितनी है, तो 5 वर्ष। और जो उद्योग लगाए जाएंगे उनको 10 से लेकर 30% की सब्सिडी सरकार देगी, याद रखिएगा। त्रिनेत्र ऐप 2.0 दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का एप्लीकेशन है। अपराधों की रोकथाम के लिए और उनकी जांच के लिए जो है ये एप्लीकेशन डीजीपी प्रशांत कुमार ने लॉन्च किया है। तो एक सवाल यहाँ पर ये भी तैयार हो रहा है कि अभी या फिर वर्तमान में यूपी के डीजीपी कौन हैं, तो प्रशांत कुमार जो हैं वो डीजीपी हैं। इस एप्लीकेशन से क्या होगा दोस्तों, जो अपराधी हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड डिजिटल कर दिए जाएंगे। मतलब एक क्लिक पर ही पूरा बायोडाटा निकल के सामने आ जाएगा कि ये अपराधी जो है इससे पहले कौन कौन से अपराध कर चुका है। उसी हिसाब से जो है उसको ट्रीट करने में सहूलियत रहेगी। अगला है दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कौन बना रहा है दोस्तों, देश की अग्रणी जो निजी क्षेत्र की कंपनी है अडानी डिफेंस, यही बना रही है। कहाँ पर दोस्तों इस फैक्ट्री को स्थापित किया जा रहा है, तो कानपुर में, याद रखिएगा। इसका अनावरण किसने किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया बल्कि मुख्यमंत्री योगी जी ने किया। कब किया, 26 फरवरी 2024 को। 26 फरवरी 2024 ही क्यों दोस्तों, क्योंकि 26 फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक भारतीय सेना के द्वारा किया गया था और इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन बंदर के नाम से जाना जाता है। तो ऑपरेशन बंदर को भी आपको याद रखना है। तो जो बालाकोट स्ट्राइक है उसकी 5वीं वर्षगांठ जो है 26 फरवरी 2024 को मनाई गई। इसी उपलक्ष्य में इस फैक्ट्री का अनावरण जो है योगी जी ने किया, ये याद रखिएगा। ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन का प्रयोग करने की ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश में भी इस पर काम चल रहा है, जिसके तहत नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन उड़ाने का कौशल जो है वो सिखाया जा रहा है। माई युवा योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये जो युवा हैं उनको उद्यमी बनाने के लिए योजना जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की। इसमें क्या होगा, नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण जो है उपलब्ध कराया जाएगा। किनको, युवाओं को। 5 लाख तक की जो परियोजनाएं हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण जो है उपलब्ध कराया जाएगा। और जो यूपी का बजट है, बजट 2024-25, उसमें इस योजना के लिए, किसके लिए, माई युवा के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। REC और यूनाइज्ड जिसको कहें, दोनों के बीच शिक्षा क्षेत्र के विकास को लेकर समझौता हुआ है। तो REC आप सभी जानते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसने एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, इसके साथ मिलकर यूपी के सिद्धार्थनगर, अब ये आपको ज़िला याद रखना है, यूपी के सिद्धार्थनगर ज़िले में शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको आधुनिक बनाने के लिए समझौता किया है, याद रखिएगा। शैक्षिक उपकरणों और संसाधनों तक छात्रों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समझौता किया है। तो ये ज़िला जरूर याद रखिएगा। और कंपनी का नाम यूनाइड और REC, ज़िला सिद्धार्थनगर। फिर है उपभोक्ता शिकायतों और निवारण पर कार्यशाला। जो उपभोक्ता हैं उनकी शिकायतों पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया, लखनऊ में। किसने किया, तो यूपी सरकार ने नहीं बल्कि भारत सरकार ने किया है। मार्च 2024 में किया। कहाँ किया, लखनऊ में। बस इतना ही याद रखिएगा।
कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं यूपी के। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, आपको वर्ष भी याद रखना है किस वर्ष ये एक्ट अधिनियमित हुआ, 2004 में, इसको असंवैधानिक घोषित किया। किसने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। नाम भी याद रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्यों दोस्तों? इसके तहत आर्टिकल 21 जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के अधिकार की बात कही गई है। मौलिक अधिकारों में इसका उल्लेख है। इसके साथ ही पाया गया इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पाया कि जो मदरसों में शिक्षा प्रदान की जा रही है वो वर्तमान जो वैज्ञानिक पैमाने हैं या फिर वर्तमान जो प्रसंग है उसके अनुसार शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। मतलब धार्मिक जो पहलू है उस पर ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो इसी वजह से इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी याद रखिएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने जो हरदीप सिंह पुरी हैं उनके साथ मिलकर गोरखपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया, याद रखिएगा। तो सीबीजी प्लांट कहाँ लगाया गया है? गोरखपुर में, याद रखिएगा। अब बिहार को देख लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। कहाँ किया है? पटना में। भारत का पहला और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। पूरे एशिया में डॉल्फिन पर यह अपनी तरह का एकमात्र शोध केंद्र है। डॉल्फिन की बात करें दोस्तों तो ये लुप्तप्राय कैटेगरी में रखी गई है IUCN की, और इसका जो नाम है, वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। और ये कहाँ पाई जाती है? भारत के साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल की नदियों में पाई जाती है। 2009 में भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया, ये भी याद रखिएगा। और 2019 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य जो गंगा डॉल्फिन है उनका संरक्षण और संवर्धन करना है। तो जहां 2009 में भी दोस्तों देखिए 9 लगा हुआ है और इधर 2019 में भी 9 लगा हुआ है। इन दोनों को जोड़ के आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन और कब उसको जलीय जीव घोषित किया गया। बेगूसराय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार वाले इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। स्विस संगठन है, मतलब स्विट्जरलैंड का है। IQ एयर, पिछली बार भी आपको मैंने ये पढ़ाया था, तब दूसरे आंकड़े थे, अब दोबारा ये रिपोर्ट जारी हुई है। तो IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि बिहार का जो बेगूसराय है, जहाँ से कन्हैया कुमार बिलोंग करते हैं, वो विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर या फिर महानगरीय क्षेत्र रहा है, याद रखिएगा। और इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो PM 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर जिसको कहते हैं, जिनका आकार 2.5 माइक्रोन होता है, उनकी सांद्रता कितनी है बेगूसराय में? 118 या फिर कहें 119 ग्राम प्रति घन मीटर। तो ये बिहार वाले विशेष रूप से याद रखें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बिहार के देखते हैं। 22 मार्च 2024 को बिहार ने अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया, तो 112वां स्थापना दिवस मनाया। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार राज्य का गठन किया गया था। इसी उपलक्ष्य में 112वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया बिहार में, याद रखिएगा। अब झारखंड को देख लेते हैं। अब सभी राज्यों को दोस्तों हमें चुन चुन के तैयार नहीं करना है, हमें जिस राज्य की परीक्षा देनी है उस पर विशेष रूप से फोकस करना है। और इसके अलावा किसी राज्य की ऐसी खबर जो लगता है कि राष्ट्रीय महत्व भी रखती है, जैसे IQ एयर वाला जो हमने बिहार बेगूसराय का पहले देखा है, वो राष्ट्रीय महत्व का फैक्ट है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी ही खबरों को अब हम देख लेंगे। तो सब राज्यों का सब कुछ तैयार नहीं करना है। तो मोदी जी ने यहाँ पर क्या किया? झारखंड में दोस्तों कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें धनबाद जिले के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक एंड एवं रसायन लिमिटेड जो उर्वरक संयंत्र है, इसका उद्घाटन किया या फिर लोकार्पण किया। तो पूछ लिया जाए झारखंड के किस जिले में उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन या फिर लोकार्पण मोदी जी ने किया? तो धनबाद जिले में। बाकी और झारखंड से एक खबर है, वो देख लेते हैं। झारखंड विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, जो विधवाएँ हैं उनकी दोबारा शादी करने के लिए 2 लाख रुपये देने की घोषणा करने वाला राज्य बना है, याद रखिएगा। ये धनराशि याद रखिएगा, 2 लाख रुपये। मध्य प्रदेश को देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने साइबर तहसील योजना का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। तहसील स्तर पर साइबर यूनिट जो है स्थापित की जाएगी, ताकि साइबर क्राइम पर नज़र रखी जा सके। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन जो है मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से किया। कहाँ? उज्जैन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उज्जैन में। यह घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग और ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषीय गणना इत्यादि में सहायता करेगी, याद रखिएगा। तो उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। छत्तीसगढ़ को देखते हैं। यहाँ पर एक योजना है महतारी वंदन योजना, उसका शुभारंभ जो है मोदी जी ने किया। इसका उद्देश्य क्या है? पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 1000 रुपये प्रति माह उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब महिलाओं को आर्थिक सहायता देना, और उनमें भी विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
तो ये महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित योजना है, महतारी बंधन योजना। आप लोग बेस्ट यूपी से होंगे तो महतारी मतलब माता के लिए भी कहा जाता है कि फलाने की महतारी, तो कुछ लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि ये किससे संबंधित है। ओडिशा की बात करें दोस्तों तो प्रोजेक्ट ओडिसर्व का शुभारंभ जो है किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ओडिशा के संबलपुर में प्रोजेक्ट ओडिसर्व का शुभारंभ किया। इसके तहत क्या है दोस्तों, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो हैं दोनों मिलकर इसका शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें युवा शक्ति को जो है उस क्षमता से लैस किया जाएगा जो उनको रोज़गार पाने में मदद कर सके। तो एक तरह से युवाओं को वर्तमान औद्योगिक या फिर वर्तमान जो कंपनियां उनकी डिमांड के अनुरूप तैयार करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और बजाज फाइनेंस लिमिटेड की मदद से प्रोजेक्ट ओडिसर्व का शुभारंभ किया है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र देख लेते हैं दोस्तों। 22 आवश्यक वस्तुओं हेतु मूल्य निगरानी डैशबोर्ड जैसा कि नाम से जाहिर है एक ऐसा डैशबोर्ड है जिस पर वस्तुओं के मूल्य का उल्लेख रहेगा। पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किया है। 22 आवश्यक वस्तुएं जो रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनके मूल्य जो हैं इस पर आते रहेंगे, जिससे आम आदमी जो है इन वस्तुओं के मूल्य से परिचित रहेगा और जो है उसके साथ धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की चौथी महिला नीति, किस राज्य ने अपनी चौथी महिला नीति जारी की है? तो महाराष्ट्र राज्य ने जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ये चौथी नीति है और इसमें जो है लक्ष्य 8 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। 8 क्षेत्र 8 मार्च को शुरू हुई है और 8 क्षेत्रों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महाराष्ट्र महिला नीति शुरू करने वाला पहला राज्य भी है, ये भी याद रखिएगा। तो ये 8 क्षेत्र हैं, आपको सबके सब याद नहीं रखने हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, यौन लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना, लैंगिक समानता इत्यादि, कुल 8 लक्ष्य हैं। दिल्ली को देख लेते हैं दोस्तों। 2018 के बाद नई दिल्ली को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा मिला है, याद रखिएगा। पिछली बार भी दिल्ली पहले स्थान पे था। ऐसा किस रिपोर्ट में कहा गया है? IQ एयर रिपोर्ट में, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और आपको यहाँ पर सांद्रता भी याद रखनी है। PM 2.5 जो है उसकी सांद्रता दिल्ली में कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर के राज्यों को देख लेते हैं। बिचोम दोस्तों क्या है? अरुणाचल प्रदेश का एक नया जिला है जो 27वें क्रम का है, बिचोम। पेमा खांडू ने इसका उद्घाटन किया जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो 27वां जिला बना है बिचोम, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। नागालैंड को देखते हैं। सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की घोषणा की है इसने, जिसमें असामयिक मृत्यु के कारण वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है। इसका पूर्ण वित्त पोषण जो है राज्य सरकार करेगी। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस राज्य में उसका पहला रेलवे स्टेशन बनाया नहीं गया, उसकी आधारशिला रखी गई है? तो सिक्किम में रखी गई है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। रंगपो में उद्घाटन नहीं दोस्तों, आधारशिला ही रखी है, याद रखिएगा। तो किस राज्य में उसकी पहली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो सिक्किम में। रेड फेस्ट दोस्तों क्या है? द नॉर्थ ईस्ट मल्टीमीडिया अभियान। शिलांग यानी कि मेघालय में इसकी शुरुआत की गई। इस अभियान का आयोजन संगीत के माध्यम से HIV के खिलाफ लड़ाई में समुदायों को जागरूक करके भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। बात करें नाको की, तो नाको की फुल फॉर्म होती है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका आयोजन कर रहा है। रेड फेस्ट का आयोजन कहाँ? मेघालय में। इम्पॉर्टेंट है। बात करें नाको की, तो इसका गठन जो है दोस्तों तंजानिया सरकार ने किया था। तो नाको को याद रखिएगा, 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी। दक्षिण भारतीय राज्यों में देख लेते हैं दोस्तों। इंदिरा अम्मा आवास योजना। अब चूंकि इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये किसी कांग्रेस शासित प्रदेश की योजना होगी। तो तेलंगाना सरकार ने जो है गरीबों के लिए इंदिरा अम्मा आवास योजना की शुरुआत की गई है और इसमें जो है घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जो है वो सरकार कर रही है और भूखंड भी उपलब्ध करा रही है। मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन भी दे रही है। देश का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म, मतलब जो सरकार के ही अधीन है, जैसे नेटफ्लिक्स है या फिर कई और जो प्लेटफॉर्म है जैसे MX प्लेयर है, नेटफ्लिक्स है, ये सब OTT प्लेटफॉर्म ही हैं, ओवर द टॉप जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार ने जो है वो केंद्र नहीं केरल सरकार ने लॉन्च किया है। तो ऐसा करके ये देश का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म
जारी करने वाला राज्य बन गया है। इसमें मलयालम भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। आमतौर पे तो जो OTT प्लेटफॉर्म हैं उन पे अश्लीलता ही परोसी जाती है। 22 मार्च 1912 को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये 1912 का 12वां ले लीजिएगा, हालांकि 12 नहीं 24 है, 2024, लेकिन आपको 12 लेना है, 1912। ये 12 यहाँ पे जोड़ दीजिएगा तो आपको याद रहेगा कि 112वां था। कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार ने क्या किया है, मध्य प्रदेश का नए लोकायुक्त के रूप में पद ग्रहण किया है। आप सभी जानते हैं राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति होती है और केंद्र में भ्रष्टाचार को प्रतिबंधित करने के लिए या निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया कब, 30 मार्च को। बिहार ने 112वां। तो राजस्थान का भी याद रखना है क्योंकि ये सरकार 75 पे ज़्यादा फोकस करती है, तो राजस्थान का भी याद रखना है। ठीक 8 दिन बाद, 22 को 8 नहीं 9 दिन बाद, नहीं 8 दिन बाद 22 मार्च को बिहार ने स्थापना दिवस मनाया और 30 मार्च को राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया। गृह मंत्रालय ने क्या किया भैया, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों में जो अफस्पा है उसका विस्तार कर दिया है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, जो मामा को हटा के मोहन आ गए हैं, प्राइड ऑफ उज्जैन सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। किसके द्वारा, इस्कान के द्वारा। इस्कान को आप सभी जानते होंगे, हरे कृष्णा हरे रामा वाले। ओडिशा सरकार ने जल संसाधन डेटा के समन्वय, संग्रह और प्रसार के लिए राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। और इसका उल्लेख आप जो हैं निबंध में आपदाओं से निपटने के लिए भी कर सकते हैं कि सरकार किस तरह से निगरानी केंद्र स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, तो इस फैक्ट को आप निबंध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे फैक्ट को अलग से एक डायरी, जिसको कहें डेटा बैंक, एक डेटा बैंक नाम से जो है आप एक डायरी बना लीजिए, उसमें महत्वपूर्ण डेटा जो है वो नोट करते चलिए, जो आपको भविष्य में निबंध में इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक होंगे। और निबंध के लिए एक पेड ग्रुप भी चल रहा है और एक टेलीग्राम पर फ्री ग्रुप भी चल रहा है, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने क्या किया, अहमदनगर जिले का नाम बदल दिया है। उसका नाम क्या है, अहिल्यानगर। याद रखिएगा, अहिल्यानगर। महाराष्ट्र वन विभाग ने क्या किया है दोस्तों, पौधों से हिंदी में भारत माता लिखकर गिनीज जो बुक है उसमें अपना नाम दर्ज कराया है महाराष्ट्र सरकार ने। विकल्प में यूपी भी रहेगा तो कन्फ्यूज मत होइएगा। और ये काम किया कहाँ गया, तो तांडोबा महोत्सव के दौरान। तांडोबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तांडोबा टाइगर रिजर्व में, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ताडोबा या फिर ताडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और ये जो ताडोबा महोत्सव है इसका उद्देश्य क्या है, वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना। जम्मू कश्मीर में दोस्तों क्या हुआ है, कला संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए तभी महोत्सव का आयोजन किया गया। तभी महोत्सव इंपॉर्टेंट है भाई, तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। निंगलम नलमा जो है तमिलनाडु सरकार की योजना है, जो एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है। आर यू वेल टू, क्या आप सही हैं, ठीक ठाक है। मतलब सरकार पूछ रही है इस योजना, इस कार्यक्रम के जरिए क्या आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या आप मज़े में हैं, केम छो मजामा छो करके जो एक वाक्य अक्सर कहा जाता है, ठीक वैसे ही। तो निंगलम नलमा। फिर है सेला सुरंग, जो है मोदी जी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया है, याद रखिएगा। ऐसे ही दोस्तों चापचर कुट एक त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। मार्च के दौरान झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य के पूरा होने के बाद इसको मनाया जाता है, कहाँ, मिजोरम में, चापचर कुट महोत्सव, याद रखिएगा। राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हैं दोस्तों। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय DGQA का पुनर्गठन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस जिसकी फुल फॉर्म है, इसका पुनर्गठन हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने जो है इसके पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। पुनर्गठन मतलब ये पहले से स्थापित था, बाद में इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उठाया गया सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य गुणवत्ता जांचने वाली प्रक्रियाओं और परीक्षणों में तेज़ी लाना है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, क्वालिटी अश्योरेंस, कोई प्रोडक्ट है, कोई उपकरण है, कोई हथियार है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इसी बात को अप्रूव करने के लिए इस महानिदेशालय का पुनर्गठन किया गया। बस इतनी सी बात है, याद रखिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम दोस्तों, गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया है इसको, नागरिकता संशोधन अधिनियम को, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की बात करता है। और ये जो संशोधन अधिनियम है दोस्तों 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया। तो ये डेट भी याद रखनी, 11 दिसंबर 2019। संशोधन किस में हुआ, नागरिकता अधिनियम 1955 में। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दी। तो आपको 11 दिसंबर भी याद रखना है और 12 दिसंबर भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और इसमें क्या कहा गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये जो 3 देश हैं, इन तीनों देशों से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, जितने भी धर्म हैं दुनिया में, उन सब में केवल और केवल मुस्लिम्स को छोड़कर, मुसलमानों को छोड़कर
जितने भी वहाँ से आए हुए लोग हैं जो प्रवासी हैं वो नागरिकता के पात्र होंगे, ऐसा इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। और 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम, मतलब इन्हीं हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन की बात हो रही है, 31 दिसंबर 2014 से जो पहले आए हैं वही नागरिकता पाने के हकदार होंगे। उसके बाद जो भारत में आए हैं वो नागरिकता के हकदार नहीं होंगे। अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, ये भी याद रखना है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। ATMM से आपको हमेशा मैं याद कराता हूँ असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से मणिपुर। अनुसूची 6 में जो है ATMM का उल्लेख है। तो इन राज्यों में इनको नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। यह उन क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा जो इनर लाइन परमिट, जो इधर पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो सीधे लाइन में आप ऊपर से देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, उन पर भी यह प्रावधान लागू नहीं होगा। तो ATMM और जो इनर लाइन परमिट में जो राज्य शामिल हैं उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। औषधि कंपनियों के लिए नई विपणन संहिता, औषध विभाग ने जो है इसको अधिसूचित किया है, यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें कहा गया है कि जो कंपनियां हैं दोस्तों वो स्वास्थ्य पेशेवरों को, जो MR होते हैं, जो दवाइयाँ बेचते हैं, उनको उपहार और यात्रा सुविधाएं नहीं दे सकती हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि जो MR वगैरह हैं उनको कंपनियां जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी दवाई जो है बेचिए, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई चिपकाइए लोगों को। डॉक्टरों को भी इस तरह के प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, मरीजों के साथ धोखाधड़ी होती है। तो उसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए नई विपणन संहिता जो है वो औषध विभाग ने जारी की है, याद रखिएगा। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र, अर्जुन मुंडा, ठीक है, अर्जुन मुंडा। मंडी का संबंध किससे होता है? कृषि से, जहां अनाज बेचा जाता है। मंडी का ही पुल्लिंग मुंडा, ऐसे याद रखिएगा। अर्जुन मुंडा जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। देश भर के किसानों को सशक्त बनाने के लिए 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में उन्होंने कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें क्या होगा, किसानों को कृषि संबंधी सूचनाएँ इस केंद्र से मुहैया कराई जाएंगी, सेवाएँ और अन्य सुविधाएँ। मौसम विज्ञान विभाग भी किसानों की मदद करेगा, मतलब जो आपदाएं उनका पूर्वानुमान भी बताया जाएगा। एक तरह से किसानों की मदद करना ही इसका उद्देश्य है, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म, नीति मतलब नीति आयोग की बात हो रही है। नीति आयोग की पहल है नीति फॉर स्टेट्स। उद्देश्य क्या है? नीति एवं सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को नीति आयोग ने डिजाइन किया है, याद रखिएगा। तो नीति फॉर स्टेट्स, नीति आयोग ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जो लोग हैं उन तक कोई सूचना जो है कितनी आसानी से डिजिटल तरीके से पहुंचे, इसके लिए नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म जो है नीति आयोग ने डिजाइन किया है, जिसका शुभारंभ जो है जो सूचना प्रौद्योगिकी जो IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव उन्होंने किया। भारतीय नौसेना द्वारा IIT खड़गपुर के साथ समझौता किया गया है। किस लिए समझौता किया गया है? किसमें भारतीय नौसेना और जो IIT खड़गपुर है दोनों के बीच समझौता हुआ है। यह समझौता प्रौद्योगिकी विकास, नवोन्मेषी समाधान, मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजी मिल के बनाने के लिए समझौता हुआ है नौसेना और IIT खड़गपुर, याद रखिएगा। संयुक्त अनुसंधान और विकास पहलों पर काम जो है किया जाएगा। INS जटायु इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब आपको अचूक मार्ग सामग्री में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बस ये मैगजीन भी कवर हो जाए इसीलिए ये पहल शुरू की है। यदि आप लोगों का प्रेम मिलेगा तो इसे आगे भी कंटिन्यू रखूँगा, और कुछ व्यस्तताओं के चलते वीडियो आपको लगातार नहीं मिल पा रही, उसके लिए खेद है दोस्तों। बहुत अच्छा मौका है, एकदम लग जाइए। इस बार अगर नहीं हुआ तो मैं तो कहूँगा कि तैयारी छोड़ दीजिए, क्योंकि भरपूर समय है। बहुत अच्छे से तैयार कीजिए चीज़ों को, ना केवल प्री बल्कि मेंस भी तैयार किया जा सकता है। दोनों हाथों में लड्डू है, एक तरफ RO का लड्डू है और दूसरी तरफ PCS का लड्डू है। आप चाहेंगे तो दोनों को ही खा लेंगे, बढ़िया से खा लेंगे। तो INS जटायु, तो इसी प्रयास में मैं भी लगा हुआ हूँ कि किसी तरह से मुक्ति मिल ही जाए। हिंद महासागर क्षेत्र में दोस्तों अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नौसेना ने मिनिकॉय द्वीप में एक नया बेस स्थापित किया है, जिसका नाम है INS जटायु। मिनिकॉय दोस्तों मालदीव का एक द्वीप है, याद रखिएगा। नौसेना का पहला बेस जो है कवारत्ती में स्थापित किया जा चुका है, जिसका नाम है INS द्वीप रक्षक, और ये जो है दूसरा है जिसका नाम है INS जटायु। फिर भी दोस्तों देखिए, बजट वगैरह मैंने करा ही दिया है, करंट अफेयर्स आपको करा ही रहा हूँ लगातार। जनवरी और फरवरी का छूटा है, जैसे ही गाड़ी पटरी पे आती है एकदम आपको करा दूंगा। बाकी GS आप लोग करते रहिए, और जिस तरह से भी मुझसे बनेगा वैसी मदद मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराता रहूँगा। प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 जो है अधिसूचित कर दिया गया। 1 मार्च 2024 से ये लागू हो गया, बस इतना याद रखिएगा। और इसके तहत जो नई पत्र पत्रिकाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेस और सेवा पोर्टल के माध्यम से
आपको कराना पड़ेगा या जो भी कंपनी कराएगी, तो वो अब प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ही रजिस्टर्ड हो सकती है। और इसे जो भी इच्छुक प्रकाशक हैं वो अपनी पत्रिका को प्रकाशित करने से पहले अपने शीर्षक पंजीकृत कराएंगे या फिर कराना पड़ेगा। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बना दी गई हैं। अब शीर्षक बता देंगे कि हमारा ये एक्स शीर्षक है, तो ये जो प्रेस सेवा पोर्टल है ये इसकी जांच करेगा कहीं सरकार के खिलाफ तो नहीं है। एक तरह से मैं कह रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए कि ऐसा किस लिए किया गया है। तो 1 मार्च 2024 याद रखिएगा, प्रेस सेवा पोर्टल। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया है। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पोर्टल क्या करेगा, उद्योग क्षेत्र की ज़रूरतों के अनुसार कोर्स की पहचान करेगा और उस कोर्स को जो है छात्रों को मुहैया कराएगा, डिजाइन करेगा, ताकि जो छात्र हैं उनकी रोजगार क्षमता जो है बढ़ाई जा सके। स्वयं प्लस। और इस पोर्टल का संचालन जो है IIT मद्रास करेगा। मैं MDS जो है मद्रास को लिखता हूँ, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है संपूर्ण देश में इसका आयोजन 9 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच किया गया। हरियाणा के यतिन भास्कर को इसमें प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया और इस बार राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की थीम जो थी वो क्या थी, युवाओं की आवाज़। सभी जिलों को जो है लगभग इसमें कवर किया गया 3 स्तरों पर, राज्य केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, तीनों स्तरों पर इसका आयोजन किया गया। स्टार्टअप महाकुंभ दोस्तों, मोदी जी ने भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है वहाँ पर स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया, जो कि 18 से 20 मार्च तक चलाया गया। इसकी थीम दोस्तों क्या थी, भारत इनोवेट्स। स्टार्टअप मतलब जितने भी देश भर के स्टार्टअप हैं देश दुनिया के, वो सब यहाँ पर इकट्ठे होंगे और विचार विमर्श करेंगे। तो इसका उद्घाटन मोदी जी ने भारत मंडपम में किया, याद रखिएगा। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो CCI है हमारा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन किस पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ, उस पर आयोजन किया। और इसकी अध्यक्षता, इसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों, तो CCI की अध्यक्ष, आपको इनका नाम भी याद रखना, क्या नाम है, रवनीत कौर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले जो विद्वान हैं, प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले जो विद्वान हैं, वो सब इकट्ठे बैठे और आपस में बातचीत करके चाय पानी किया और निकल लिए। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर एक संगठन है चरमपंथी जमात ए इस्लामी। गृह मंत्रालय ने क्या किया है दोस्तों, इस पर लगे हुए प्रतिबंध को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA 1967 के तहत इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि UAPA एक्ट जो है कब अधिनियमित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों का हवाला देते हुए ऐसा निर्णय लिया गया। फिर है दोस्तों 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी गई है। आपको ये याद रखना, कितने वर्ष, 85 वर्ष। डाक मतपत्र के मतदान करने की सुविधा के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया गया, जिसके तहत 85 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति हैं वो अपना वोट जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाल सकेंगे, याद रखिएगा। देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस्पात मंत्री हैं उन्होंने किया। कहाँ, हिसार में, हरियाणा में है हिसार, और वहाँ पर है जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, वर्चुअली किया, ये भी याद रखिएगा। भ्रष्टाचार के मामले में किसी को विशेषाधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है उसने कहा है कि रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने या भाषण देने पर आपराधिक मुकदमे से छूट नहीं है। आप सभी जानते हैं कि सांसदों के कुछ विशेषाधिकार हैं, लेकिन यदि वो ऐसा कांड करते हैं, ऐसा कृत्य करते हैं जिसमें वो रिश्वत लेकर सदन में अपनी बात रखते हैं या भाषण देते हैं, तो इसको लेकर उन्हें छूट नहीं है। आपने हाल ही में देखा होगा जो महुआ मोइत्रा हैं उन पर कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिका का कोई भी सदस्य अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194, जो दोस्तों जैसे 105 जो है वो संसद में जो सदस्य हैं, संसद सदस्य हैं, उनके विशेषाधिकारों की बात करता है। वहीं जो अनुच्छेद 194 है वो राज्य विधायिका के जो सदस्य हैं, जो MLA हैं, उनके विशेषाधिकारों की बात करता है। तो आपको ये दोनों अनुच्छेद याद रखने, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कहा गया है कि इनके तहत सदन में वोट या भाषण से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोप में आपराधिक मुकदमे से छूट पाने के लिए विशेषाधिकार का दावा कोई भी सदस्य नहीं कर सकता है। ये कहे कि हमको 105 या फिर 194 के तहत विशेषाधिकार है बोलने का, ऐसा नहीं है। ऐसा निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ, कलकत्ता में। और कहाँ दोस्तों, हुगली नदी पर, ये भी याद रखिएगा। पानी के अंदर से मेट्रो गई है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। भारत में सबसे पहले मेट्रो का संचालन कोलकाता में ही शुरू किया गया था। आपको वर्ष भी याद रखना है, 1984। कला और संस्कृति की बात करें तो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत वापस लाए गए। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों, अरहत नाम याद रखिएगा, सारिपुत्र, अरहत, मौदगलायन,
के अवशेष जो है वो थाईलैंड से भारत लाए गए हैं। अब सवाल बनता है ये वहाँ पहुँचे कैसे थे। ये वहाँ पर दोस्तों सार्वजनिक पूजा के लिए इनको स्थापित किया गया था। वहाँ पर थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है, वहाँ पर एक आयोजन होता है, वहाँ पर इनको स्थापित किया गया था, ले जाया गया था। तो जब वो महोत्सव उनका कंप्लीट हो गया तो दोबारा इनको भारत मंगा लिया गया, याद रखिएगा। और संस्कृति मंत्रालय ने साझा विरासत साझा मूल्य नामक प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में इनको भेजा था। तमिलनाडु में नवपाषाणकालीन युगीन बच्चों के कब्रगाह की खोज किसने की है? मद्रास विश्वविद्यालय ने की है। कहाँ पर? चेंगलपट्टू। कहाँ है? तमिलनाडु में। एक बच्चे के प्राचीन दफन स्थल का पता लगा या फिर कब्रगाह का पता लगा है? कब्र का पता लगा है। इस कंकाल के बगल में एक बर्तन पाया गया जिसे नवपाषाण काल का बताया जा रहा है। बस इतना ही याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने राज्यनामा कंप्लीट कर लिया है और राष्ट्रीय जो घटनाएं उनको कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में आर्थिकी और जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। जैसी आप लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी उसी हिसाब से फैसला लूँगा कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल इसी नाम से सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाकी अपने चित्र को और अपने चरित्र को पवित्र बनाते हुए माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।